धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। नमस्कार। धाकड़ खबर के खास सेगमेंट बात जनता की में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रवि अरोड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस सेगमेंट में हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जिस पर आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश रहता है। आज भी हम एक ऐसा ही मुद्दा लेकर आपके बीच में हाजिर हुए हैं और वह मुद्दा है उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव और उनको लेकर हो रही आजकल की राजनीति और तमाम तमाशे। आज हमारे साथ मेहमान के तौर पर जुड़े हैं देश के जाने माने पत्रकार शंभुनाथ शुक्ल जी। शंभुनाथ शुक्ल जी जागरण, जनसत्ता जैसे अखबारों से तब कर निकले और अमर उजाला के संपादक भी हुए। आजकल भी आप लगातार लिखते पढ़ते रहते हैं और अनेक किताबें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। अनेक समाचार पत्रों में भी आपको लगातार उनके कॉलम देखने को मिलते रहते होंगे। तो हम बात करते हैं शंभुनाथ शुक्ल साहब से। तो शुक्ल साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो ये उत्तर प्रदेश में राजनीति इस समय हो रही है चुनावों को लेकर, उसमें जैसे बसपा भी है, भाजपा भी ये प्रबुद्ध सम्मेलन करा रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी सम्मेलन कराकर जो और परशुराम की मूर्तियां लगाने की बात कर रही है। तो ये किस किस्म की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है? क्या एक ये स्वस्थ लोकतंत्र की कोई परंपरा कही जा सकती है या ये सब इसे खुराफात की नजर से ही देखा जाना चाहिए? 1990 के बाद हम पाते हैं उत्तर प्रदेश में राजनीति थोड़ी अलग हुई है पहले की तुलना में। जैसे यहाँ पर जातियां प्रभावी होती चली गई और खास तौर पे वो जातियां जो इसके पहले के यानी 1990 के पहले के जो राजनीतिक परिदृश्य था उसमें वो हाशिए पड़ती, चाहे वो ओबीसी समुदाय रहा हो या दलित समुदाय रहा हो, वो आमतौर पे वोट बैंक के तौर पे डील किया जाता था उसके साथ। लेकिन 90 के बाद ये परिदृश्य बदला जब मंडल आयोग आया और उसी के साथ लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने कमंडल भी ला दिया। यानी अब लड़ाई होगी धर्म और जातियों को लेकर, समुदायों को लेकर। क्योंकि मंडल आयोग ने एक तरह से देश की बहुसंख्यक जनता को एक मंडल आरक्षण से जोड़ दिया था। जो मंडल आयोग ने उसके लिए सिफारिशें की, उनके साथ जोड़ दिया गया था। तो फिर उन जातियों को लगता था कि वो स्वतः जीत जाएंगी और उनको दूसरी जातियों की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुसलमान भी उनके साथ चला गया। मुसलमानों की भी मिर्जा, मुगल, पठान, शेख और सैयद छोड़ के बाकी सारी जातियां आरक्षण के दायरे में आ गई थी। तो उनको लग रहा था अब हमें जरूरत नहीं है कि हम किन्हीं और जाति यानी खासतौर पे अगड़ी जातियों की चिरौरी करें कि हमारे साथ आए ना आए। लेकिन ये एक प्रकृति का नियम होता है कि जैसे जैसे लोगों के पास धन आता है, पैसा आता है, उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति बढ़ती है। तो शुरू में आप पाएंगे कि पहले दौर में मंडल को लीड कौन कर रहा था? उत्तर प्रदेश या बिहार की दो बड़ी जातियां, वो थी यादव और कुर्मी। उत्तर प्रदेश में इन्हें कुर्मी कहते हैं, आप इन्हें बिहार में कोयरी या दूसरी जातियां कही जाती हैं। तो ये लीड कर रही थी और नेतृत्व तो इन्हीं के पास आसपास रहता था। लगभग 2000 क्या 2000 आप 2000 तक तो मानिए 10-15 साल नेतृत्व तो उन्हीं के पास रहा। वही जातियां लीड कर रही थी और वही जातियां शासन कर रही थी। पर इसके बाद धीरे धीरे समीकरण बदले। एक तो बीजेपी भी ताकतवर होती चली गई। देखिए, बीजेपी ताकतवर होने के बाद भी जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में 1991 का चुनाव जीतकर आती है विधानसभा में, तब भी उसने जो मुख्यमंत्री बनाया वो इन्हीं जातियों में से लिया, मंडल जातियों में से। यानी कल्याण सिंह तो एक ओबीसी बिरादरी के थे, उन्हीं को बनाया गया, क्योंकि उनके यहाँ भी सोशल इंजीनियरिंग का एक फार्मूला चल रहा था। तो इन सब दबावों के बाद जब और जातियों में भाई अब कुर्मी हो गए, यादव हो गए, लोधी हो गए, और जातियों के अंदर इच्छा शक्ति जगी। बाद में उत्तर प्रदेश की जाटों को भी ले लिया गया आरक्षण के, केंद्रीय आरक्षण, वो भी उनमें से आ गए। लेकिन नेतृत्व का संकट अब धीरे धीरे ये फार्मूला लाए थे राजनाथ सिंह, खासतौर पे मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के नाम पे या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नाम से। ऐसी एक आई थी बीच में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुए हैं, तो उन्होंने बैकवर्ड के भीतर एक बैकवर्ड पैदा किया कि ये समाज भी सत्ता में आएगा। मायावती ने पहली बार किया है कि उनको लगा कि अगर वो ब्राह्मण जातियों को शरीक कर ले अपने साथ या उनके साथ जुड़ जाएं तो शायद वो बहुसंख्या में आ सकें। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो जाति समीकरण है उसमें दलित मुस्लिम गठजोड़ भी
आपको बहुमत पे नहीं लाता है, कोई एक जाति और लेनी पड़ेगी। तो सबसे करीबी जात उनको लगी कि जो पहले भी देखिए जिनका गठजोड़ रहा है, दलित मुस्लिम प्लस ब्राह्मण का कांग्रेस में भी गठजोड़ था, तो उन्होंने पहला निशाना किया, ब्राह्मणों को लिया। और 2007 में उन्होंने करीब 88 ब्राह्मणों को टिकट दिया था, उसमें से 41 जीत कर आए, बहुत मायने रखता है 41, बाकी और पार्टियों से भी जीते, पर 41 अकेले बहुजन समाज पार्टी जीत कर आए और उनकी सरकार बन गई। तो ये मैसेज चला गया कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जो सरकार बना सकती है। आप इसके पहले भी देखें कि मान कर जाता था कि ब्राह्मणों की आबादी उत्तर प्रदेश में 10-12-13%, 10-12 तो बताई जाती थी, अब तो 13% कही जा रही है, पता नहीं, गॉड नोज, लेकिन 10-12% कही जाती थी। 2012 में ये फार्मूला अपनाया अखिलेश ने ब्राह्मणों को टिकट ज्यादा दी है। उन्होंने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे याद है कि 2005 में मुलायम सिंह ने चित्रकूट में जो राष्ट्रीय सम्मेलन किया था अपनी पार्टी का, उसमें ये बात कह दी थी कि वो ब्राह्मणों को लेकर चलेंगे, ब्राह्मणों को अपने साथ लेंगे। 2012 में ये फार्मूला अपना लिया अखिलेश ने और उनको भी फायदा हुआ। मायावती से, बसपा से नहीं, थोड़ा ब्राह्मण बिदके और वो कम जीते, उस बार शायद 10 या 11 जीते हैं, वो हट गए एक तरह से और वो अखिलेश साथ ज्यादा गए। 2017 में जब ये उभार हुआ राम मंदिर का और तेजी से और भाजपा केंद्र में आ गई, तो ब्राह्मणों के ज्यादातर जो वोटर है वो बीजेपी के साथ गया और बसपा से कुल 2 सीटें मिली इनको, ब्राह्मणों को कुल 2 सीटें जीत पाए। तो ये एक तरह का संकेत था कि ब्राह्मण अब बीजेपी में शिफ्ट हो गया है। लेकिन लंबे समय तक कोई भी जगह जाति समीकरण अपन अपनाएंगे तो लंबे समय तक कोई भी जाति किसी एक के साथ रहे, ऐसा संभव नहीं है। इसे कभी ये जाति इसके साथ है, कभी ये जाति उसके साथ है, और जातियों का कॉम्बिनेशन होता है, सिंगल आउट करके नहीं हो। बसपा अभी पुराने ही फार्मूले पे चल रही है कि वो ब्राह्मणों को, उसे फिर लगता है कि अगर वो ब्राह्मणों को अपने साथ कर ले तो शायद वो कुछ उसकी स्थिति सुधरेगी, क्योंकि एक तरफ से दलितों में उसके अंदर भी फूट पड़ गई है। सहारनपुर में 2017 में चंद्रशेखर जो रावण का उभार हुआ, और चंद्रशेखर रावण जो है वो 2017 में उभरे हैं और उनके लिए पहला विधानसभा चुनाव हुआ, उसके पहले कोई विधानसभा चुनाव नहीं पड़ा। 2017 अप्रैल में उनका उभार हुआ था। एक तो ये बसपा को डेंट करेंगे, दूसरे बहुत सारे और जो दलितों का भी एक बड़ा वर्ग है, जैसे रामकृष्ण, जो रामनाथ कोविंद जो अपने राष्ट्रपति महोदय हैं, वो भी तो दलित ही हैं, तो कुछ वोट बीजेपी को भी जाएगा। इसे अब बीजेपी के बसपा के समक्ष सिर्फ एक ही है, किसी तरह में कुछ मुसलमान और कुछ दलित, खासतौर जाटो और कुछ ब्राह्मणों को अगर लेकर के कुछ सीटें शायद उनको मिल जाए, तो इनकी लड़ाई। मैं शुक्ला साहब यहाँ आपको 1 मिनट रुक रहा था। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या जो पिछले 30 साल से, जैसे आपने बताया 1990 से ये परंपरा हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति पे खास तौर पर दिख रही है, जाति और धर्म के नाम पर। इस बार भी अब ये राम मंदिर का आप देख ही रहे, शिलान्यास हो चुका है, कार्यक्रम वहां पे डेली कुछ ना कुछ हो रहे हैं और बीजेपी उसको भुनाने की कोशिश करेगी। आज ओवैसी भी वहां पर पहुंच गए हैं, उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। तो क्या ये जाति और धर्म की राजनीति से बाहर आता हुआ दिख भी रहा है, या और राजनीति के खड्डे में गिर रहा है जाति और धर्म की उत्तर प्रदेश? देखिए रवि जी, जातियां और धर्म दोनों को आप थोड़ा अलग करके देखिए, दोनों एक छतरी है जी, दोनों छतरी अम्ब्रेला है। जाति एक छोटा अम्ब्रेला है, जाति में भाई उसी जब जाति का जाति क्योंकि अपने अम्ब्रेला के तले आने वाले लोगों को थोड़ा सोशल सिक्योरिटी की गारंटी देती है, जैसे परस्पर शादी ब्याह है, जैसे उनके बहुत सारे खर्चों में वो जाति इनको कहीं ना कहीं से मदद करती है। खासतौर पे धार्मिक स्तर पे हम ज्यादा देखते हैं, जैसे मुस्लिम को ले लीजिए चाहे सिखों को लीजिए, जो उनकी कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भावना होती है कि अपने समुदाय के लोगों को अधिक से अधिक मदद कर सके। तो ये जो छतरी अम्ब्रेला है, ये अम्ब्रेला घसीटता है उनको अपनी तरफ। लेकिन दूसरी तरफ जो बुनियादी जरूरतें होती हैं, जैसे नौकरी है, जैसे महंगाई है, और दूसरी अन्य जरूरतें हैं, वो अगर मीट आउट नहीं होती हैं तो एक विद्रोह पैदा होता है और लोगों को लगता है कि जाति और धर्म की जो भी राजनीति है वो सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है, मास को फायदा नहीं पहुंचाती है। तो ये लड़ाई शुरू होने, अभी नहीं शुरू हुई है, लेकिन हो सकता है कुछ दिनों में ये लड़ाई शुरू हो कि ये जो मौजूदा सरकारें हैं, इन्होंने हमें कोई
फायदा समाज का विकास तो किया नहीं, तरक्की तो ले नहीं गए, तो इस जाति और मजहब के दायरे में सिमट कर हमें क्या होगा, हम क्यों इसमें फंसे रहे। तो अभी मुझे लगता नहीं कि 2017 में 22 में कुछ होने वाला है या 24 में कुछ होने वाला है, लेकिन लॉन्ग टाइम इसका असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। लोग जाति और मजहब के दायरे से बाहर आएंगे, ऐसा जी शुक्ला साहब, लेकिन जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय 25 जिलों में बाढ़ आई हुई है और हर जिले से वायरल बुखार से बच्चों के मरने की खबरें आ रही हैं। कई जिलों में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। कोविड के दौरान उत्तर प्रदेश में किस तरह से करोड़ों मजदूरों के रेले पे रेले निकलते दिखाई दिए, रोजगार का संकट आ गया, भुखमरी की स्थिति आ गई। ये क्या बिल्कुल असरहीन रहेंगे ये सारे मुद्दे, या थोड़ा बहुत आंशिक असर इनका विधानसभा चुनावों पर पड़ सकता है? देखिए, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा हो गया है, ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन जो लार्ज स्केल में गांव तक जाने वाला मीडिया है वो क्या खबरें दे रहा है। कल महापंचायत हुई, परसों जो महापंचायत हुई किसानों की, इसकी खबर किस तरह से अखबारों में आई, अखबारों ने इसे दबाई दिया। शायद ही अखबारों ने इसको फ्रंट पेज पे बहुत हाईलाइट किया था, या जो निरंतर देखे जाने वाला मीडिया यानी टीवी मीडिया, उसने भी इसको दबा दिया था। तो वो बात जो है, जो आज के हालात, ताजा स्थितियों की बात लोगों को दूर दराज रिमोट एरिया में नहीं पहुंच रही है। उनको लगता है योगी जी साधु आदमी हैं और जो कर रहे हैं हम लोगों के कल्याण के सर्वजन हिताय कर रहे हैं, वो एक मिथ जो बना हुआ है। इस कारण ये बात जा ही नहीं पा रही कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जो में, वेस्टर्न यूपी में, पूरे आगरा मंडल में किस तरह से फैला हुआ है ये डेंगू या दूसरा बुखार। कोविड आज भी बढ़ रहा है, रोजाना कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कहीं कहीं से निपाह, जैसे अभी कल ही अखबार में था कि निपाह फिर से फैलने लगा है केरल में। इस तरह की महामारियां भी फैल रही हैं, बाढ़ भी है। बाढ़, मजे की बात, बाढ़ तो है, आप पाएंगे बारिश नहीं हुई है। बाढ़ तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा है इस बार, लेकिन जो फसल के लिए उपयोगी है बारिश, वो तो हुई नहीं है, सिर्फ बाढ़ ही बाढ़ है। तो इससे निपटने क्या उपाय है, इस पर भी कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन चूंकि हम नहीं जानते हैं, चूंकि मीडिया इस तरह से दबाव में है कि वो सही बात बता ही नहीं रहा है, इसे पता भी नहीं चल रहा है। जी जी, इसमें जैसे आपने शुक्ला साहब अभी मुजफ्फरनगर की पंचायत का जिक्र किया, महापंचायत जो किसानों की हुई, हालांकि बिल्कुल ठीक बात है, मीडिया रिपोर्टिंग इसको लेकर एक तरह से नगण्य ही है, लेकिन लोग जैसे बता रहे हैं, छुटपुट खबरें सोशल मीडिया से मिल रहे हैं कि ये ऐतिहासिक महापंचायत थी और उसमें इतनी भीड़ थी कि ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पे कहीं ना कहीं कोई असर तो जरूर ही डालेगी, खास तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो। और उसमें भी अगर जैसे आपने जातियों का जिक्र किया, तो जाट जाति जो है उस पे तो इसका असर दिखता लग ही रहा है, खास में मुस्लिम और हिंदुओं को लेकर जिस तरह से अल्लाह अकबर और जय श्री राम और ये सब नारे लग रहे थे। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव, ये किसानों का जो मुद्दा है, ये भी कहीं ना कहीं कुछ असर डाल सकता है, या ये भी एक तरह से असरहीन ही साबित होगा? नहीं, देखिए, असर तो डालेगा, वेस्टर्न यूपी में निश्चय ही असर डालेगा, लेकिन जो गांव में छोटा किसान है उस पर ये असर नहीं डाल रहा है, उसके अकाउंट में पैसा आता है। और गांव में आप पाएंगे खेतीहर, जो जिसके पास भूमिधर जो किसान होता है उसकी आबादी कम होती है, ज्यादातर तो बटाईदार और भूमिहीन किसान होते हैं। क्योंकि उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो अब वेस्टर्न यूपी में लोगों का, चूंकि जो यहाँ पर जो खेती का आकार है, जोतों का, कृषि जोतों का जो आकार है वो थोड़ा छोटा होता है। यहाँ का 3 बीघा जो है वो, जैसे 3 या 5 बीघा नोएडा जिले में जो 5 बीघा होगा, वो हमारे कानपुर जिले में 1 बीघा होगा जी। तो अगर किसी के पास एक 5 बीघे खेती है तो यहाँ तो किसान हो गया, लेकिन वो कानपुर में तो बिल्कुल जीरो हो गया। तो ऐसी स्थिति में उसको तो पैसा भी मिल रहा है, तो वहां असर नहीं दिख रहा है। वेस्टर्न यूपी में खासतौर पे मेरठ, सहारनपुर मंडल में असर दिखाई पड़ रहा है। जहां तक मुसलमानों की बात है, वो असर मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल में है। उसके आगे बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है कि यह असंतोष कहाँ तक जाएगा। इससे हमें अभी नहीं लग रहा है कि इतनी आसानी से हम कह दें कि बीजेपी वॉश आउट हो जाएगी, बीजेपी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी बंटवारा पार्टियों में भी तय नहीं हुआ है। अगर जब ताकतवर रूलिंग पार्टी हो तो उसके खिलाफ ताकतवर एक विपक्ष भी होना चाहिए, जो नहीं है। अब यहाँ रालोद और सपा का गठबंधन है, जाहिर है यहाँ जो सीटें मिलेंगी वो सपा को नहीं, रालोद को मिलेंगी। या ईस्टर्न यूपी में सपा होगी, कहीं कहीं बसपा भी है, तो ये बंटवारा होता जाएगा, इसका बीजेपी फायदा मिलेगा।
इसमें जो सबसे ज्यादा फायदे मुझे लगता है देर सवेर मिलने वाला है वो कांग्रेस को मिलेगा। अच्छा। कांग्रेस को विधानसभा में कोई मतलब नहीं, उसे लोग विधानसभा में बहुत यूं ही देख रही है, लेकिन आप पाएंगे कि इस किसान आंदोलन में राजनीति किसके सफलता किसको हाथ लग रही है, तो कांग्रेस को मिल रही है। कांग्रेस 2024 की लड़ाई लड़ रही है, उसे 2022 से कोई मायने मतलब नहीं है। तो निश्चित तौर पे 2024 में कांग्रेस को इससे फायदा होगा, और कांग्रेस अगर 2000 आज की जो स्थिति है इससे डबल पहुंच जाती है, डबल डिजिट पहुंच जाती है, 100 से ऊपर पहुंच जाती है, ये उसकी बहुत बड़ी चीज है। इसमें क्योंकि लॉन्ग टाइम असर तो कांग्रेस का ही दिखेगा। जी शुक्ला साहब, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि किसानों की जो महापंचायत है उसके बारे में, हाँ, जैसे इस पंचायत से कि ये संदेश तो गया कि किसान कोशिश कर रहा है हिंदू मुस्लिम के विवाद से उठकर किसान को एक अपने आप में एक जाति के तौर पर स्थापित करने की। क्या किसान कोई अपना राजनीतिक दल बनाकर मैदान में उतरे तो क्या इसका भी कोई असर होगा, या आपको लगता है ये असरहीन ही साबित होगा? देखिए, जब हम किसान की बात करते हैं तो अब मैंने यहाँ भी गाजीपुर बॉर्डर पे देखा और सिंधु बॉर्डर पे देखा, हम जब किसान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फोकस सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट किसान होते हैं। हम बाकी सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी के किसानों को भूल जाते हैं, जिनके पास जो कहना चाहिए ये जो कैश क्रॉप्स है वो नहीं बोते हैं। उनकी स्थिति दूसरी है, उनकी लड़ाई दूसरी है। उनकी लड़ाई जो आवारा पशुओं से है, गाय है और ये जो उनके पशु चढ़ जाते हैं आवारा पशु, उनकी लड़ाई उनके साथ है। उस तरह से गन्ना के वो नहीं बोते, इसलिए गन्ने की उनकी लड़ाई नहीं है। एमएसपी पे ज्यादा उनका ध्यान नहीं है। तो जब हम किसान राजनीति की बात करते हैं तो किसान राजनीति अधिक से अधिक मेरठ और सहारनपुर मंडल में दिखाई पड़ती है, कुछ बहुत मथुरा के इलाके में दिखती है। इसके आगे हमें उस तरह से किसान नहीं दिखाई पड़ते। इसके आगे जो किसान लड़ाई है वो सपा में बदल जाती है, क्योंकि वहां जातियों की लड़ाई है और यादव वहां ताकतवर है पूरे इस इलाके में। जैसे हम आगरा से आगे बढ़ते हैं और कानपुर तक, इटावा कानपुर, यहाँ यादव फिर एक बड़ी जाति है, तो उसकी लड़ाई होती है। तो लड़ाई सीधे सपा के कारण चली जाती है। उसके आगे चलते हैं तो बसपा और भाजपा में लड़ाई शुरू होती है। तो और भाजपा मजेदार सब जगह भी है, लेकिन ईस्टर्न यूपी में ज्यादा हिट करती है। तो ये जो विभिन्न तरीके की लड़ाई है ना, एक किसान लड़ाई मान लीजिए वेस्ट यूपी की है, इसका बहुत ज्यादा फायदा इन मतलब दालोद या सपा या बसपा को ऐसा नहीं दिखता। या तो ये सब इनमें इतनी जबरदस्त एका हो कि ये सिर्फ बीजेपी से लड़ रहे हो, तब तो फायदा हो सकता है। लेकिन जब ये आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे तो कोई बहुत फायदा इनको नहीं होने वाला। जी, इसमें शुक्ला साहब, जैसे कि अब ओवैसी के उत्तर प्रदेश दौरे शुरू हो चुके हैं और तमाम अन्य दल का बीजेपी को छोड़कर ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की टीम भी है ओवैसी, और एक तरह से वोट कटवा पार्टी के तौर पर मैदान में बीजेपी ने ही इनको उतारा है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसे हैं या ओवैसी अपने आप में अलग से भी कोई ताकत के रूप में आपको नजर आते हैं? रवि, यह 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एक तो योगी जी की स्वयं हुई है, दूसरे मायावती जी ने करी है, क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का समापन था तो लखनऊ में की है। तीसरे अयोध्या में आज ओवैसी थे, अयोध्या में थे ना। और तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पाएंगे सबसे ज्यादा ऑफेंसिव कोई रहा, जिसने पत्रकारों को दबा लिया, वो मुझे लगता है ओवैसी रहा। तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे लगा कि वो काफी पढ़ा लिखा आदमी है, उसको इतनी आसानी से हम खारिज नहीं कर सकते। हो सकता है वो वोट कटवा हो, ऐसा सवाल उठाए गए तो उसने कहा कि मैं वोट कटवा कैसे हुआ, मैं तो 19 सीटें लड़ा था बिहार में, मुझे इतनी सीटें मिल गई। तो वो, लेकिन उसकी जो अपील है वो काम कर रही है। अब बीजेपी के इशारे पे देखिए, राजनीति में बहुत से दल बहुत से इशारे पे खड़े होते हैं। सभी दल किसी न किसी के इशारे पे कोई ना कोई पैट्राइज करता है उसको बड़ा दल, लेकिन उनकी स्वतंत्र सत्ता भी होती है, वो हम भूल जाते हैं। तो ओवैसी को हम 100% मान लें कि वो बीजेपी के इशारे पे हैं और वोट कटवा है, ये मुझे थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि देर सवेर हो सकता है। अगर कल को मान लीजिए यही ओवैसी जैसे कह रहे हैं कि 19 और 20% के बीच में मुस्लिम वोट है, और ये भी आ रहा है कि 13% ब्राह्मण वोट है, कल को ये ओवैसी ये कह दे क्यों नहीं ब्राह्मण और मुस्लिम मिल जाते के गठबंधन आते हैं, तब क्या होगा? तब बीजेपी तो गई। क्योंकि राजनीति में कल क्या खेल हो जाएगा, संभावनाएं खुद होती हैं, उसका हम बांध नहीं सकते कि नहीं बस यहाँ से खत्म। असीम संभावनाओं का खेल है राजनीति तो। जी जी, इसमें एक चीज मैं आपसे और जानना चाह रहा था कि भाजपा में भी इस समय सोशल इंजीनियरिंग को लेकर एक युद्ध चल रहा है,
पैरेलल सरकार के, जिसमें मौर्य जी को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की बातें आ रही हैं और योगी को स्टेप डाउन करने की बातें आती हैं। बीच में विवाद भी था, आपके सब जानकारी में होगा, अखबारों में भी काफी छपता रहा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस सोशल इंजीनियरिंग के लिए योगी जी को स्टेप डाउन करके किसी और ओबीसी जाति के मौर्य को या किसी को प्रधान मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा पेश कर दे? देखिए, मुझे लगता है कि सेंट्रल लीडरशिप ये चाहती है कि योगी को स्टेप डाउन कर दिया जाए, लेकिन योगी भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं और योगी की अपनी एक मास अपील है, वो जो उग्र हिंदुत्व वाला चेहरा है वो उनका है। उस तुलना में जो मौर्य जी हैं वो बहुत हमलावर नहीं है, वो थोड़े से कुछ मतलब डिफेंसिव ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनके अपने केसेस उनको कई बार लगता है कि इतने ज्यादा हैं कि जितना न ज्यादा विवादों में पड़े वो इतना अच्छा। कभी कभी वो थोड़ा बहुत विद्रोह करते हैं लेकिन ज्यादा नहीं करते। कुल मिला के योगी भारी पड़ जाते हैं और योगी के रहने से भी भाजपा को नुकसान है। देखिए 325 सीटें अब नहीं आने वाली, निश्चित तौर पर नुकसान है, और योगी के ना रहने पे भी नुकसान है इसलिए मुझे लगता नहीं कि बीजेपी उनको हटा पाएगी, क्योंकि अगर योगी हटते हैं तो योगी का जो हिंदुत्व वाला मामला है बीजेपी का, वो योगी अपने साथ ले जाएंगे। जैसे कल्याण सिंह को जब बाहर गए हैं तो कितना नुकसान उठाना पड़ा था बीजेपी को, हालत खराब। 2009 तो आपको याद होगा बिल्कुल। 1999 में। तो इसमें शुक्ला साहब, जैसे योगी के बारे में आपने जिक्र किया, तो इनके पूरे कार्यकाल को आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये भाजपा का और अपना व्यक्तिगत हिंदूवादी चेहरा ही रखने में कामयाब रहे, या इसके अलावा ग्राउंड रियलिटी भी कहीं कोई काम की आपको नजर आती है इस 4.5 साल के अगर कार्यकाल का मूल्यांकन करें तो? देखिए, मुझे लगता है योगी निजी तौर पे जो उनकी खूबियां भी पहले से समझ गए, निजी तौर पे ईमानदार आदमी है, पैसा वैसा तो नहीं उन्होंने जी जी मतलब कोई काम करते हो ऐसा नहीं, कोशिश भी की उन्होंने, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में बेहतर करने की कोशिश की, और आप पाएंगे जब आपके यहाँ पे दिल्ली में कोरोना की स्थिति बहुत खराब थी तो भी नोएडा और पहले दौर में नोएडा और गाजियाबाद बहुत बेहतर रहा था। आप भी यही रहते हैं, मैं भी यही रहता हूँ, दोनों लोग नोएडा भी आते आते रहते होंगे, बेहतर रहता है। दूसरे दौर में कुछ चीजें बिगड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये उनकी खूबियां हैं। पर उनके साथ दिक्कत ये कि उनकी जो अफसरशाही है वो बिल्कुल बेलगाम है। रिश्वतखोरी पर योगी जी कोई अंकुश नहीं लगा पाए, रिश्वतखोरी बढ़ गई है, और योगी जी की ब्यूरोक्रेसी जैसा उनको सिखा देती है वैसा उनको वो करते हैं। शायद वो अपने पॉलिटिकल लोगों से संपर्क में नहीं रहते। अभी मैं पिछले हफ्ते जो आपसे बात हुई थी उसके बाद में चला गया था कानपुर, और फिर वहां से मैं गया जरा बुंदेलखंड, तो मुझे वहाँ बीजेपी कुछ विधायक मिले, तो हमने कहा कि अफसर आपकी बात सुनते हैं, तो एकदम वो रोने लगे, बोले बिल्कुल नहीं सुनते। तो ये जो स्थिति है, अगर जनप्रतिनिधि की बात अफसर नहीं सुनेंगे, अगर डीएम या एसपी या थानेदार लेवल का अधिकारी जो है वो अपने ही एमएलए एमपी की बात नहीं सुनेगा, तो फिर क्या करेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एमएलए एमपी ठीक है, भ्रष्टाचार करते होंगे, कुछ वो अपनी दलाली भी करवा लेते होंगे, लेकिन ध्यान रखिए उसे वोट भी लेने हैं, तो जनता का काम भी करेगा, है ना? जनता का काम भी करे, आम आदमी काम भी करेगा, लेकिन उसको इग्नोर कर देंगे तो क्या होगा? तो अफसरशाही बेलगाम हुई है, और बीजेपी को या योगी को जो डेंट लगेगा वो इसी अफसरशाही कारण लगेगा। मुझे ये भी नहीं लगता है कि योगी कभी ये कहते हो भाई मुसलमानों के साथ लिंचिंग करो, लेकिन जो जिस तरह की उग्र जब वो भाषण देते हैं तो उन भाषण की प्रतिक्रिया उनके जो बहुत सारे काडर उन पे पड़ती है और वो इस तरह की हरकतें करने लगते हैं। तो योगी जी एक तो अपनी वाणी पे सही करते हैं, दूसरे अपनी अफसरशाही पे लगाम लगाएं, तो बहुत सारी चीजें सुधर सकती है। जी जी जी। नहीं, जैसे कि मैं आपसे आखिरी सवाल और करना चाहूंगा शुक्ला साहब, कि अभी ये चुनाव पूर्व की जो सर्वे आए हैं उसमें भाजपा को क्लियर कट जीत दिखाई जा रही है। आपको क्या लगता है कि ये कहीं कोई सच्चाई है, या ये भी कोई मीडिया का प्रपंच है? जैसे कि हमारे यहाँ मीडिया दिन रात प्रपंच ही करता रहता है और सत्तारूढ़ पार्टी का ढोल बजाना और राग दरबारी गाना, ये परंपरा सी हो गई है हमारे मीडिया की। तो आपको क्या लगता है ये सर्वे भी इसी तरह का कोई खेल है, या सचमुच उसमें कहीं भाजपा को बढ़त दिखाई दे रही है आपको? अभी हम लोग अजीत अंजुम ने जो अपने लगातार वेस्टर्न यूपी का दौरा कर रहे हैं, और मैं खुद भी वेस्टर्न यूपी से जुड़ा रहा हूँ, मेरठ में भी चूंकि अमर उजाला का एडिटर रहा, मेरठ होने के कारण मैं पूरे वेस्टर्न यूपी का हेड था, उत्तराखंड का हेड था, इसलिए मेरे अपने मेरठ से मतलब मेरा एक तरह से रिटायरमेंट मेरठ से हुआ, तो अपने लिंक बने हुए हैं। तो मैं भी जाता आता रहता हूँ। आज की जो स्थिति है उसमें निश्चित तौर पे योगी
कि उतनी मतलब उन्हें खारिज कर दें, वैसा मतलब 325 सीटें ले आए ये भी नहीं मानते, लेकिन वो 200 के नीचे जाएंगे ये भी अभी मुश्किल लगता है। खुद अदीत अंजुम ने भी शुरुआत में जो उनके वीडियो हैं, देखिए आप वीडियो, तो उसमें जैसे त्यागी जाट जो पूरी तरह बीजेपी के साथ है, जाटों का भी एक हिस्सा बीजेपी के साथ है, गुज्जर भी बीजेपी के साथ है। तो जो वेस्टर्न यूपी में डिसाइडिंग जातियां हैं, गुज्जर, त्यागी, जाट, अगर मान लीजिए जाट इसमें कुछ कम भी होते हैं तो बनिए तो 100% इनके साथ है, उनको बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन वो देंगे वोट, भले वो लाख गाली बकें बीजेपी को, लेकिन वो देंगे क्योंकि उनको डर दिखाई पड़ता है मेरठ में कि कुरैशी लोग आ जाएंगे, इस डर से वो देगा बीजेपी को। एक तो वो पक्का हो गया। दूसरे, जाट और गुज्जर कितना भी गांव में अभी सौहार्द कायम करने वाली बातें सुनाई पड़े, लेकिन वो सौहार्द अभी नहीं लौटा है जो 2012 में था, जो 2012 का चुनाव तो हम लोग देखी, उसके पहले था, वो नहीं लौटा है। 2013 में स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अभी अब आपको पता ही है कि यहाँ तो जाट और मुस्लिम जाट, हिंदू जाट आपस में रिश्तेदारियां होती थी, उनकी एक तरह से भाई बरादरी थी, वो सब खत्म हो चुका है। इसे हम नहीं कह सकते कि इतनी आसानी सब कुछ खत्म हो रहा है। अभी बीजेपी 200 प्लस सीटें तो लेके आ जाएगी जी, आज की तारीख में, कल क्या हो पता नहीं, कल को पता नहीं। बहुत अच्छा लगा शुक्ला साहब, आपने बहुत विस्तार से अपनी बातें बताई और आपकी बातों से मैं ये अर्थ निकाल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव भी जाति और धर्म की राजनीति के जो दो धुरी उसने तैयार अपने लिए कर रखी हैं उससे बाहर आता नहीं दिख रहा। हालांकि किसानों का मुद्दा और जनता के जुड़े हुए जो मामले हैं, जैसे खासतौर पर बाढ़ हुआ, बुखार हुआ, कोविड का जो असर है, उसको अस्पतालों की स्थितियां हैं, इन सब का भी कहीं ना कहीं आंशिक रूप से असर होगा और अंतिम निर्णय तो जनता ही करेगी, लेकिन राजनीतिक दलों का आपस में क्या गठजोड़ होता है इसका भी प्रभाव पड़ेगा। जरूर भाजपा ने अच्छा अभी तक करके दिखाया है, लेकिन योगी जी अब उतने प्रभावी उत्तर प्रदेश में नहीं रहे हैं कि जितने ये चुनाव पूर्व के सर्वे बता रहे हैं। परिणाम क्या होगा ये जनता के हाथ में है, हम सबको देखकर तमाशा ही देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला साहब, आपने बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।